अगर वही देख लेते तो आज मेरा भारत का संविधान खतरे में नहीं होता। इन पढ़े लिखे, इन बुद्धिजीवी लोगों, पूंजीपति लोगों के कारण ये मेरा संविधान खतरे में है। और वही लोग कहते हैं कि खतरे में है जिन्होंने अपनी जेब भरी है और सरकारों की गुलामी कर रहे हैं। इनको भी आपको धोना होगा। मैं सभी बहन बेटियों से कहना चाहूंगा और महिलाओं से कहना चाहूंगा कि जो बाबा साहब ने दिया है उसे तो बचा लो थोड़ा बहुत, अब बचा कुछ नहीं है आपके पास। समय ज्यादा हो गया, मुझे इशारा हो गया है कि और नहीं तो मीडिया वालों को जानते ही हो कि आप कुछ बोलोगे और आगे हम कुछ लिखेंगे। चेतावनी है। तकदीर का गम, दुनिया का सितम, हर हाल में सहना पड़ता है। लाखों लबे दिल पर आए मगर खामोशी रहना पड़ता है। मंच पे मंचासीन निगम पार्षदा और बड़े भाई पवन जी और आदरणीय शेर सिंह बाबू जी और सभी सम्मानित लोग जो इस कार्यक्रम में आए, बड़ी अच्छा लगा, खुशी लगी। और मैंने गाजियाबाद के अंदर एक चीज देखा है कि जब जेंट्सों पे, जब पुरुषों पे कमान नहीं संभाली जाती तो वहां महिला ही आगे आती हैं। क्योंकि मेरी सन 99 में शादी हुई थी कल्लूपुरे से ही। जब से मैं देखता आ रहा हूं, चाहे नवयुग पार्क की बात हो, जब पार्क को घेरने की बात आई थी तो यही पुरुष लोग शांति से बैठे हुए थे, महिलाएं सभी आगे आई। और मैं बिमलेश बोध जी का और रीना जी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि जब भी ऐसी कोई आफत आई सबसे पहले फोन करने वाली वो थी। सर एक सेकंड, फिर देखो एक सेकंड, मेरी बात बुरी लगे तो ताली जरूर बजाना, अगर अच्छी लगे तो ताली मत बजाना। मेरी बात 2 मिनट सुन लो बस। अब आपके पास में कुछ नहीं बचा है। मंच से कितना भी शोर मचा लें, आएंगे नेता सभी शोर करेंगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। अमन बेच देंगे, निगम पार्षद साहब, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। है मेरे बुद्धिजीवी लोगों, है मेरी बुद्धिजीवी महिलाओं, यदि आप सोती नहीं तो ये मनुवादी लोग इस देश को ही बेच देंगे। आप लोग कहते हैं संविधान की चर्चा कर रहे हैं, संविधान में बचा क्या है? नौकरी तुम्हारी छीन ली, अधिकार तुम्हारे छीन लिए, जमीन जायदाद आपकी छीन ली, बचा क्या है आपके पास में? मैं ज्यादा बात न कहते हुए एक कोटेशन मेरे को याद आ रही है, रात में पढ़ रहा था। बाबा साहब जब कानून मंत्री थे, बाबा साहब जब कानून मंत्री थे तो उस समय बाबा साहब के कानून मंत्री होने के बावजूद एक लड़के ने आईएएस किया था। और उस समय अगर कोई बच्चा आईएएस करता था उसकी हवा सारे में फैलती थी। जब वो आईएएस बना तो बाबा साहब ने अपने चपरासी से कहा कि भाई उस गांव के अंदर एक कलेक्टर बना है, उसको कहो कि आपको डॉक्टर अंबेडकर ने बुलाया है। जब उसके बाद चिट्ठी गई और जब उसके बाद मैसेज गया, वो कलेक्टर इतना घबराया हुआ था कि हो सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मुझे क्यों बुलाया है। यह कोटेशन आप ध्यान रखें और इसको पढ़ें कि बाबा साहब ने मुझे क्यों बुलाया है। उसके मन के अंदर तरह तरह की ऐसी भावनाएं आ रही थी कि मुझे क्यों बुलाया है, क्या जरूरत है और क्या मेरे से करवाएंगे। अगले दिन बाबा साहब मॉर्निंग में कुर्सी पे बैठ के अखबार पढ़ रहे थे, इतने ही उनके चपरासी ने बोला कि बाबा साहब जिस कलेक्टर को आपने बुलाया है वो कलेक्टर आ चुका है। तो वो पहले भी बुला के लाओ। जब कलेक्टर अंदर गया, बाबा साहब के पैर छुए, चुपचाप खड़ा हो गया। उसके दिल के अंदर यही भावना थी कि मेरे से ऐसा क्या मांगेंगे, ऐसा क्या कुछ करेंगे
कि बहुत परेशान था और बाबा साहब के सामने खड़ा हुआ, पसीने आ रहे थे उसके। कर भाई आ गए आप? जी सर मैं आ गया। आदेश सर मेरे लिए। उस समय कानून मंत्री थे बाबा साहब। एक कलेक्टर क्या वैल्यू रखता है कि आ गए आप? आ गए। अच्छा ठीक है। फिर भी खड़ा रहा कि मुझे कोई आदेश नहीं मिला है, बाबा साहब की तरफ से मुझे कोई आदेश नहीं मिला है। अंदर ही अंदर उसके अंदर एक ज्वलन सी हो रही थी कि मुझे क्यों बुलाया है। भाई आपको मैंने बुलाया, आप जा सकते हैं। नहीं बाबा साहब कोई बात हो तो मुझे बताएं। हाँ बहुत अच्छी बात आपने कही कि मुझे बताएं। बाबा साहब ने कहा भाई आप कलेक्टर बन गए हो, सरकार की तरफ से आपको नीली गाड़ी मिलेगी, सरकार की तरफ से आपको चपरासी मिलेगा, सरकार की तरफ से आपको जो ड्राइवर मिलेगा, सरकार की तरफ से आपको चपरासी मिलेगा। जी सर ये सारी सुविधाएं मुझे मिलेंगी और बंगला भी मिलेगा। मेरे कहने से एक काम जरूर कर देना, मैं आपसे कोई थैली नहीं मांग रहा हूं। आपके अंदर जो इस तरीके की भावना मैंने पढ़ लिया कि आप कलेक्टर बन गए हो तो मुझे मिशन चलाने के लिए थैली चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अभी आश्वासन देके जाओ कि जब आप हफ्ते में तुम्हारी एक छुट्टी पड़ेगी और कोई भी छुट्टी पड़े, एक दिन उस नीली बत्ती की गाड़ी को लेकर आप अपने गांव की तरफ जाओगे, आप अपने शहर की तरफ जाओगे। जब आप अपने गांव की तरफ, शहर की तरफ जाओगे, जो खेतों के अंदर ईख छोड़ रही होगी या खेत में काम कर रही होगी, तो वो कहेगी जो नीली बत्ती जा रही है उस गांव के अंदर जा रही है, क्यों ना मैं अपने बच्चे को इतना पढ़ाऊं कि मेरा बच्चा भी इस तरीके नीली बत्ती में जाए। जब आप आगे जाएंगे तो वही कुछ महिलाएं घर के बाहर काम करती हुई जाएंगी, मिलेंगी आपको। जब आपका हूटर बजेगा तो कुछ लोगों को डर लगेगा, लेकिन उनमें से कुछ महिलाएं ऐसी होंगी कि वो पढ़ाई पर ध्यान देंगी, अपने बच्चों पर बेशुमारी से ध्यान देंगी। और जब आप अपने घर परिवार की तरफ, क्योंकि पहले खानदान एक ही हुआ करता था, एक ही रास्ता हुआ करता था, जब आप उस रास्ते से अंदर जाएंगे तो कोई लेडी बर्तन मांजती हुई मिलेगी, कोई लेडीज कपड़े धोती हुई मिलेगी, तो उनको लगेगा कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। मैं एक कपड़ा कम पहन लूंगा, एक कपड़ा में एक आधी रोटी कम खा लूंगा, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी और फलाने की तरह उसे आईएएस में बनाऊंगी। सिर्फ आपको ये काम करना है, और जिस दिन आपने ये काम कर दिया तो उस समय आईएएस और कलेक्टरों की कोई कमी नहीं बचेगी। बाबा साहब के कानून मंत्री रहते हुए अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर उस समय 60-65 लड़कों ने आईएएस की तैयारी की थी, और आज जिनके पास जो आईएएस हो जाते हैं, पीसीएस हो जाते हैं या आईटीएम बन जाते हैं, बड़ी विडंबना की बात है और कहने में मुझे कोई ग्रोज नहीं है। आज अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हुआ तो बाबा साहब की देन से हुआ, और आज मैं मीडिया का काम कर रहा हूं तो बाबा साहब की देन से काम कर रहा हूं। लेकिन जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छे ओहदे पर हैं, वो आज अपने गरीब भाई के बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, उसकी फीस नहीं दे सकते, क्योंकि अगर फीस देंगे तो उनकी घरवाली उनकी टांग खींच देगी। अगर वो किताबें दिवाएंगे तो उनकी साली का खर्चा कैसे चलेगा। समाज में गलती नहीं है, जो अधिकारी जो बने हैं वो अपने कर्तव्य के निर्वाह नहीं कर रहे हैं। जो गांव देहात से चलकर शहर में बस गए, उन्होंने वापस मुड़कर नहीं देखा कि मेरे परिवार का क्या हाल है, मेरे समाज का क्या हाल है। अगर वही देख लेते तो आज मेरे भारत का संविधान खतरे में नहीं होता। इन पढ़े लिखे, इन बुद्धिजीवी लोगों, पूंजीपति लोगों के कारण ये मेरा संविधान खतरे में है। और वही लोग कहते हैं कि खतरे में है जिन्होंने अपनी जेब भरी है और सरकारों की गुलामी कर रहे हैं। इनको भी आपको धोना होगा। मैं सभी बहन बेटियों से कहना चाहूंगा और महिलाओं से कहना चाहूंगा कि जो बाबा साहब ने दिया है उसे तो बचा लो थोड़ा बहुत, अब बचा कुछ नहीं है आपके पास। समय ज्यादा हो गया, मुझे इशारा हो गया है कि मैं अपने वक्तव्य को खत्म करूं, और आगे आने वाले समय के अंदर अगर मुझे मौका मिला तो मैं बाबा साहब की दूसरी कोटेशन और बताऊंगा। एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। चिलमन, चिलमन जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं? चिलमन एक पर्दे को कहते हैं। कोई
कहता है ये गौतम है, कोई बुद्ध है, कोई जाट है, कोई चमार है, कोई खटीक है। इस बात को लेकर आते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कभी इस तरीके का कोटेशन नहीं पढ़ा, ना किसी के विरोध में बात करी। ना चिलमन से तुम झांको, चिलमन पर्दे कहते हैं ना, जब उसको वो पिट रहा है तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ना चिलमन से तुम झांको, ना चिलमन से हम झांके। अरे लगा जाओ चिलमन में आग, ना तुम झांको ना हम झांके। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।